नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पादप विज्ञान के अंतर्गत पादप जगत, जो कि हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी वहाँ हमने पादप जगत का वर्गीकरण देख लिया था और कुछ एक पॉइंट हद तक हमने उसको भी देख लिया था। पिछली वीडियो में हमने देखा पादप जगत को कितने भागों में बांटते हैं। उसके अंतर्गत हमने अपुष्पोद्भिद के भाग, उसमें हमने थैलोफाइटा के भाग, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे का शुरू करते हैं। आज का है क्या, अगला जो भाग होता है अपुष्पोद्भिद का वो होता है कौन सा, ब्रायोफाइटा। अब जो ब्रायोफाइटा है इसे किस प्रकार से वनस्पति जगत में रखा गया है, या ब्रायोफाइटा की क्या पहचान होती है वनस्पति जगत में। तो जो ब्रायोफाइटा होता है इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब उभयचर शब्द जैसे ही आता है हमें पता है उभयचर हम किसे कहते हैं, जो दो जगह पर रह सकता हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उभयचर। यानी कि जो जमीन पर और पानी में, जल स्थल दोनों जगह जो रह सकता है उसे बोला जाता है उभयचर। अतः इसके अंतर्गत आने वाला जो जीव, जो पौधा होता है वह कहाँ कहाँ, पानी में भी पाया जाता है तथा पानी के बाहर भी पाया जाता है। अब यह जो है इसके अंतर्गत जो पौधा होता है इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब ये जो अलैंगिक जनन होता है यह किसके द्वारा होता है, तो जैमाकप। उसमें जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह होती है जैमाकप के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब हम यदि बात करें इसके अंतर्गत आने वाला पौधा क्या है, या क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो जो आप सब लोग जानते हैं काई, मॉस, क्या काई, या हम अपनी बुंदेलखंडी में बोले तो कई बोल देते हैं ना। कहीं नदी तालाब के किनारे पर, या हमारे कहीं पानी का ऐसा कुछ टाइप का मग टाइप, वो टाइप का हो, इकट्ठा खदान टाइप की कुछ, तो वहाँ पर साइड साइड से देखा होगा पत्थरों पर या किसी सतह पर एक काई लग जाती है, हरे हरे कलर की एक परत आ जाती है, जिसे हमको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। अब ये जो काई होती है इसे बोला जाता है कि पादप जगत में सबसे पहला पौधा जो देखा गया था, सबसे पहला पौधा जो देखा गया था वह क्या देखा गया था, काई को ही देखा गया था। अब काई जो है इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वनस्पति जगत का पुरोगामी के नाम से जाना जाता है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। वनस्पति जगत के बारे में या वनस्पति जगत में रास्ता किसने दिखाया, तो वह दिखाया किसने, काई ने। यहाँ से इस चीज़ का रास्ता मिला हमें कि वनस्पति होती है, वनस्पति जगत क्या है, पेड़ पौधे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब जो यदि हम बात करें इसमें जो एक काई होता है, क्या इसमें संवहनी बंडल पाया जाता है, तो इसमें संवहनी बंडल नहीं पाया जाता है। संवहनी बंडल यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम। संवहनी बंडल यानी कि जो संवहन करने का कार्य करे। जैसे जाइलम एवं फ्लोएम जो दो प्रकार के ऊतक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, संवहन करने का, जल को तथा भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में भ्रमण कराना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्या होता है, संवहन, संवहनीय बंडल। इसमें क्या होता है, संवहनीय बंडल नहीं पाया जाएगा। क्या इसमें जड़ तथा तना व पत्ती पाई जाएगी, इसमें जड़ भी नहीं पाई जाएगी, तना भी नहीं पाई जाएगी, तथा ऐसे पत्ती भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो एक होता है स्फैग्नम नाम की एक काई होती है। क्या होती है, स्फैग्नम नाम की एक काई होती है। इसका गुण क्या है, इसको मैं क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्फैग्नम नाम की काई होती है, स्फैग्नम नाम की काई होती है, इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि जो स्फैग्नम नाम की काई है यह अपने भार का कितना गुना पानी सोख लेती है, तो यह जो काई है अपने भार का 18 गुना पानी अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है, उसको सोख लेती है। जब ये ऑब्जर्व कर लेती तो कर लेने दो, हमें इससे क्या लेना देना भैया, लेना देना है, क्या लेना देना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो माली होते हैं, जो पौधारोपण करते हैं, जब जो पौधे लगाते हैं, तो जो माली होते हैं, माली क्या करते हैं, उन पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लंबे दूर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो पौधे रहेंगे उन पौधों की जड़ों में पानी की आपूर्ति के लिए किसको लगा देते हैं, स्फैग्नम नामक काई को ही लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, उन्हें बार बार वहाँ उस जड़ों पर पानी ना डालना पड़े और लंबी यात्रा वह आसानी से तय
कर सकें। तो यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्फेग्नम नामक काई स्फेग्नम नामक जो काई होती है किसके अंतर्गत आती है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती है। अपने भार का कितना गुना? 18 गुना पानी सोख लेती है। इसका प्रयोग कौन करता है? माली पौधों की जड़ों में लपेट कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब जो स्फेग्नम नामक काई है इसे प्रतिरक्षा तथा ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। यदि हम बात करें जो ब्रायोफाइटा है इसमें परागण की क्रिया होती है कि नहीं होती है? तो बिल्कुल इसमें परागण की क्रिया होती है। अब बात करेंगे परागण क्या होता है, तो ये हमने पुष्प जनन वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि परागण क्या होता है, क्या परागकोश है, क्या वर्तिकाग्र है, क्या परागण है या क्या परागकण है, ये पूरी मैंने वहाँ बताया हुआ है। आप वहाँ से जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। यदि अब हम बात करें, ये हो जाता है हमारा पूरा ब्रायोफाइटा समूह। अब बात करते हैं किसकी? टेरोफाइटा, जो अगला भाग है टेरिडोफाइटा। अब जो टेरिडोफाइटा है इसमें क्या होता है? इसे फर्न या क्रिप्टोगैम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फर्न या क्रिप्टोगैम के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है टेरिडोफाइटा को। फिर यदि हम बात करेंगे क्या टेरिडोफाइटा के समूह के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम एवं फ्लूएम पाया जाएगा? बिल्कुल, इसमें जाइलम एवं फ्लूएम दोनों पाए जाते हैं, अर्थात इनमें संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। जब जाइलम एवं फ्लूएम पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है संवहनीय बंडल भी पाए जाएंगे। अब यदि हम बात करें क्या इनमें बीज पाया जाता है? नहीं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है। अब यदि हम बात करें इसमें जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं एजोला तथा इक्विस्टिस, जो एजोला तथा इक्विस्टिस आते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। पहला बात तो पूछ लिया जाता है कि एजोला तथा इक्विस्टिस को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब यदि हम बात करें क्या इनमें बीज पाया जाता है, तो इसमें बीज नहीं पाया जाता है, ये हमने पहले देख लिया। तथा इसे क्या बोलेंगे? बीज रहित संवहनीय पौधे। संवहनीय पौधे क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जाइलम एवं फ्लूएम तो पाया गया है। तो बीज रहित संवहनीय पौधे किसे बोला जाता है? टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। अब यदि हम बात करें क्या इनमें फूल पाया जाता है? नहीं, इनमें फूल नहीं पाया जाता है। बीज नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता है, जाइलम एवं फ्लूएम पाया जाता है, संवहनीय बंडल पाया जाता है। बीज रहित संवहनीय बंडल किसे बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को ही बोलते हैं। अब यदि हम बात करें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यह क्या है, तो मैंने पहले बताया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें जो नाइट्रोजन है जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? तो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। यदि हम तत्व की बात करें कौन सा तत्व होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो मोल्वेडेनम नाम का एक तत्व होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके बाद यदि हम बात करें मुक्तजीवी जीवाणु, जो मुक्तजीवी जीवाणु है वह कौन सा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? तो उसे बोला जाता है एजेडोबैक्टर। क्या बोला जाता है उसे? एजेडोबैक्टर। अब यदि हम बात करें कौन सा नीलहरित शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो साइनोबैक्टीरिया नाम का नीलहरित शैवाल होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके पहले हमने नीलहरित शैवाल को भी पढ़ा, ये सब जीवाणु को भी पढ़ा। कौन सा जीवाणु कहाँ पर? धान के खेत में क्या बोलते हैं हमारे दलहनी क्षेत्रों में, दलहनी खेतों में कहाँ पर कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ये हमने पिछली वीडियो में आसानी से समझा था। इसके बाद हम क्या बचता है हमारा? इसके बाद बचता है हमारा, ये हो गया पूरा सेपरेट हिस्सा किसका? अपुष्पोद्भिद के हिस्सा, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आने वाला भाग। अब हम बात करेंगे किसकी? पुष्पोद्भिद, जिसे बोला जाता है फेनेरोगैमी। क्या बोला जाता है? फेनेरोगैमी। अब ये पुष्पोद्भिद है जो, इसे क्या कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अनावृत बीजी, एक होता है आवृत बीजी। कौन कौन सा? अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यदि हम बात करें जो अनावृत बीजी है, अनावृत बीजी में क्या होगा? एक तो अनावृत बीजी जो होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं तथा बड़े आकार के होते हैं। इनके बीज रहेगा जो, इनके बीज के बाहर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता है।
बीज रहेगा, बीज के बाहर कोई आवरण नहीं रहेगा। क्या होगा, इनमें किसी प्रकार का बीज का आवरण नहीं होता है। यह कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी यानी कि इस पौधे के पुमंग एवं जायंग दो अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं, एक साथ पुमंग एवं जायंग नहीं पाए जाते हैं। जनरली पुमंग एवं जायंग दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं, जबकि इस प्रकार के जो पौधे रहेंगे उनमें पुमंग एवं जायंग एक ही पौधे में, एक ही फूल में नहीं पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय ढाल पर पाए जाते तथा बड़े आकार के होते हैं। कौन से, अनावृत बीजी। यदि हम बात करें इनके अंतर्गत कौन कौन से, तो कुछ पौधे आते हैं, वृक्ष आते हैं, जिनको हमें नाम याद रखना है कि कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, हीरो जा शीशा को चीर दे। हीरो जा शीशा को चीर दे। आप अपने अनुसार इस ट्रिक, कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही याद करो। आप अपने अनुसार जो आपको अच्छी ट्रिक लगती है आप वो उसको बना सकते हो। इससे क्या आएगा, जैसे हीरो को यहाँ पर साइलेंट रखेंगे, जा से बनेगा क्या, जेमिया। शीशा से बनेगा सिकोया और साइकस। का को साइलेंट रखेंगे, चीड़ से बनेगा चीड़ का वृक्ष, और दे से बनेगा देवदार। जेमिया, सिकोया, साइकस, चीड़ और देवदार, ये वृक्ष होते हैं जो अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आवृत बीजी, आवृत बीज को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। कितने भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। अच्छा, ये जो आवृत बीजी पौधा होता है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है। आवृत बीजी जो होता है इसमें जड़, तना व पत्ती पाई जाती है। साथ ही इसमें जो श्रावन्यास होता है, इसमें दो प्रकार का श्रावन्यास होता है। इसमें जो जनन की क्रिया है किसके द्वारा होती है, जनन भाग पुष्प होता है, यानी कि पुष्प के द्वारा ही होगा। इसमें जो किस प्रकार का निषेचन होता है, इसमें द्विनिषेचन होता है। कैसा होता है, इसमें द्विनिषेचन होता है। साथ ही इसके जो बीज होता है, बीज के बाहर इसमें आवरण पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं कि जड़ तना पत्ती किसमें पाए जाते हैं, आवृत बीज में पाए जाते हैं। इसमें किस प्रकार का श्रावन्यास, दो प्रकार का श्रावन्यास पाया जाता है। प्रजनन भाग पुष्प होता है। कैसा निषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है। बीज के बाहर इसमें आवरण भी पाया जाता है। ये याद रखने वाले पॉइंट है। फिर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री किसे बोलेंगे, जिनके बीज को हम बराबर दो भागों में बांट दें। बराबर बीज होता है, बीज को ऐसे मसलेंगे तो बराबर दो हिस्से हो जाएंगे, उसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। और जो बराबर दो टुकड़ों में ना टूटे उसे बोलते हैं एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जैसे केला हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, इसको हम तोड़ते हैं तो आसानी से दो भागों में नहीं टूटता है। और यदि हम बात करें द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री वैसे जैसे चना हो गया, चना को आप मसलोगे ना दो बराबर हिस्सों में लगभग टूट जाता है। जैसे जामुन हो गया, जामुन का बीज भी दो हिस्सों में टूट जाता है। आम हो गया, आम के अंदर का जो बीज होता है वह उसको मसलेंगे तो बराबर दो हिस्सों में टूट जाता है। ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि जिनके बीज को दो भागों में हम आसानी से तोड़ सकते हैं उससे बोला जाता है द्विबीजपत्री, और जिनको दो भागों में आसानी से ना तोड़ सकें उसे बोला जाता है एक बीजपत्री। यहाँ तक का हमारा ये हो गया पादप जगत का वर्गीकरण पूरा कि पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद फिर उसके भाग। अब इसके अलावा कुछ एक पॉइंट हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर नजर डालते हैं थोड़ी कि जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होती है, मिट्टी के बिना जिन पौधों को विकसित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। यदि मिट्टी के बिना जिन पौधों को हम उगा रहे हैं तो उस प्रक्रिया, उस विधि को क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। तथा उस प्रकार के जो पौधे होते हैं, पौधों को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफाइट। प्रक्रिया को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स व पौधों को बोला जाता है हाइड्रोफाइट। दूसरा है तेज गति से वृद्धि, यानी कि सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला वृक्ष कौन सा होता है, तो वह होता है यूकेलिप्टस। फिर यदि हम बात करें जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन होता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। यदि हम बात करें कुकुरमुत्ता क्या है, तो कुकुरमुत्ता को सेपोट्रोप के नाम से जाना जाता है। जो कुकुरमुत्ता होता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, कुकुरमुत्ता को सेपोट्रोप के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें एगेरिकस जीव है जो, यह क्या है, किस प्रकार का जीव है, कौन सा, एगेरिकस जीव है, किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, तो यह जीव है बहुकोशिकीय। इसके बाद यदि हम बात करें जो गुप्त जनन अंग किसमें पाए जाते हैं,
पौधा है उसमें ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें गुप्त प्रजनन अंग या गुप्त जनन अंग पाए जाते हैं? तो वह होता है मार्सिलिया। मार्सिलिया नाम का जो पौधा होता है इसमें गुप्त जनन अंग पाए जाते हैं। इस पौधे को जड़ तना पत्तियों में विभाजित किया जाता है। मार्सिलिया जो पौधा होता है इसको जड़ तना व पत्तियों में विभाजित किया जाता है, साथ ही यह इसमें गुप्त जनन अंग भी पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें जो क्लेमाइडोमोनास है, यह क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, यह क्या है? तो यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्या होता है? यह एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। यदि हम बात करें विखंडन और पुनर्जनन मतलब किसमें होता है, विखंडन और पुनर्जनन किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। जो स्पाइरोगायरा इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन और खंडन होता है? तो विखंडन और कैसा पुनर्जनन की प्रक्रिया इसमें होती है। यदि हम बात करें कि बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन किसमें होता है, किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो वह होता है राइजोपस में। अब ये जो राइजोपस है इसको ब्रेड माल्ड के नाम से भी या ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है ब्रेड माल्ड के रूप में किससे जाना जाता है? तो राइजोपस को जाना जाता है। बात करें असमान अनुजात कोशिकाओं का जो उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या? असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन की विधि द्वारा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक और इसके साथ पादप जगत का वर्गीकरण संपूर्ण हो जाता है। पहली एक वीडियो में हमने देखा पादप कुल, फिर पादप जगत की 2 वीडियो के माध्यम से हमने पूरा टॉपिक खत्म किया और ये हो जाता है आज हमारा पादप जगत का पूरा टॉपिक खत्म। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको इसकी PDF चाहिए है, जो PDF फॉर्मेट जो होता है जहां इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो आप MG क्लासेस ऑफिशियल नाम के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां फाइल ऑप्शन में सर्च करेंगे टॉपिक का नाम डाल के, तो आपको वह PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।